हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से करियर मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप हमारे वीडियोस को लगातार बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, करम। ऐसे ही लगातार वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और करियर मंत्रा परिवार को आगे बढ़ाते रहें। हम वादा करते हैं कि आपके इस प्यार और सपोर्ट को सूद समेत वापस करेंगे। जी हां, बहुत ही लेवल की पढ़ाई हम आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, जीएस के सेक्शन में जो सबसे ज्यादा डिमांड आपके आए हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर्स से ज्यादा आ रहे हैं। तो ऑन डिमांड आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक ऐसी सीरीज जिससे कि कोई ऐसा एग्जाम अछूता नहीं है जिससे कि कोई सवाल ना आता हो, कोई भी क्वेश्चन ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। निश्चित तौर पर उससे सवाल आते ही आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया की। ये एक लंबी सीरीज चलेगी, निश्चित तौर पर 10-15 वीडियोस तो हो ही जाएंगे। बहुत ही विस्तार से बीपीएससी लेवल तक हम आपको पढ़ाई देने जा रहे हैं। और हां, इस सीरीज में हम आपसे 5 टेस्ट भी लेंगे और उनका डिस्कशन भी करेंगे। साथ ही जो इस टेस्ट में अच्छा करेंगे, जो टॉपर होंगे, उनको रिवार्ड भी देंगे। इस टेस्ट सीरीज से आप कैसे जुड़ेंगे, आपको रिवार्ड कैसे मिलेगा, ये हम आगे आपको बताते रहेंगे। लेकिन चूंकि आप करियर मंत्रा से जुड़ चुके हैं, करियर मंत्रा परिवार का आप हिस्सा हैं, तो इतना तय है कि जीएस में आप सबके बाप होने वाले हैं। हाँ दोस्तों, ये जो पूरी सीरीज होगी ये कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स इंक्लूडिंग आईएएस एंड पीसीएस एस्पिरेंट्स, एसएससी, रेलवे, बैंक एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ही लाभकारी होगा ही होगा। इसके साथ ही अगर आप एकेडमिक सेक्शन के स्टूडेंट हैं, यानी आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में, अगर आप आर्ट्स के सेक्शन में अगर हिस्ट्री को लेकर के आप अपनी एक उम्दा पढ़ाई करना चाहते हैं, तो भी आप इस सीरीज से जरूर जुड़ें और लोगों को जोड़ें, क्योंकि आपकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस पूरी सीरीज के कुछ डिस्क्रिप्टिव मटेरियल्स पीडीएफ फॉर्मेट में हम डिस्क्रिप्शन में देते रहेंगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी तैयारी बहुत ही लेवल की होती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को और कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, इस सीरीज की शुरुआत हम करेंगे 1857 से और 1947 तक हम इसको लेकर के जाएंगे। 1857 मतलब पहली बार जब भारतीयों के द्वारा एक बड़ा प्रयास किया गया, जब अंग्रेजों को भारत से अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ के फेंकने का पहला प्रयास किया गया, वहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे। हालांकि इसके पहले का जो काल है वह भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना का काल है। इस पीरियड को हम इस सीरीज में अध्ययन नहीं करेंगे। हम शुरुआत करेंगे 1857 से 1947 तक। 1857 की घटना का विस्तृत अध्ययन करने के बाद हम छोटी मोटी घटनाओं का अध्ययन करने के बाद महत्वपूर्ण रूप से 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होने के बाद भारत की आज़ादी के लिए जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उनका क्रमिक रूप से और विस्तार से हमको अध्ययन करना होगा। यहां आपको ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कांग्रेस के द्वारा जो भारत की आज़ादी का प्रयास किया गया, सवाल वहीं से ज़्यादा आता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे आता है। इसके अलावा भी चूंकि भारत की आज़ादी के लिए प्रयास करने वालों में कुछ अन्य विचारधारा के भी लोग थे, जैसे कि क्रांतिकारी विचारधारा के लोग, जैसे कि साम्यवादी विचारधारा के लोग, जैसे कि इसमें एक दलित एंगल भी जोड़ लेना है। यहाँ पर आपको सांप्रदायिक विचारधारा के भी लोग हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी का सपना देखा, लेकिन इनके अपने अपने विचारधारा के हिसाब से
थोड़ा सा उनका रणनीति अलग रहा, उनका प्रयास अलग रहा। इसके अलावा भी और नारी उत्थान से संबंधित सवाल आ जाते हैं, और सारे भी एंगल्स हैं जिनको हम लोगों को देखना है। अगर हमको इस पूरे कालखंड का अच्छे से अध्ययन करना और समझना है तो हमको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। हम इसलिए ये बताना चाहते हैं कि भारत को आज़ाद कराने के लिए सिर्फ कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ही प्रयास नहीं किया गया था। इसके अलावा भी और सारे एंगल्स भी थे, जिनको और सारे विचारधारा के लोग भी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी का प्रयास किया था, और हमको इन सबका विस्तृत और समन्वित रूप से अध्ययन करना होगा। तभी जाकर के हम भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया है, उसका हम निश्चित तौर पर एक संतुलित एक सोच, एक समझ डेवलप कर पाएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के पहले आज हम लोग पहले पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण। देखिए, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको सवाल बहुत ज़्यादा फैक्चुअल सवाल नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल आ गया तो आ गया प्रीलिम्स में, या फिर आप कहें कि अगर वनडे टाइप के एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर एमसीक्यू के सवाल यहाँ से कम बनते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल बन जाते हैं। लेकिन अगर आप मेंस के हिसाब से देखें तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा भी जो एकेडमिक सेक्शन के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम इसको आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको देखना है राष्ट्रवाद। पहले इसको देख लेते हैं, राष्ट्र का मतलब क्या है। मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। जिन जिन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर नहीं है, विस्तार से अगर देखना है तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप राष्ट्र की अवधारणा को अच्छे से विस्तार से पहले समझ लेंगे। इन शॉर्ट हम यहाँ पर देखेंगे राष्ट्र का मतलब क्या है। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र किसी भी देश की जो भौगोलिक सीमा है, भौगोलिक राष्ट्र देश क्या है? एक भौगोलिक सीमा है। तो किसी भी देश के सीमा के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी पहचान चाहे जो भी हो, चाहे वो जातिगत या भाषागत या सांप्रदायिक, धार्मिक, संस्कृति से संबंधित जो भी पहचान हो, उन सब पहचान से ऊपर अगर इस देश के अंदर या इस भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में एकता की भावना आती है, ठीक है, अगर उनकी सोच एक हो जाती, देश को लेकर के उनकी सोच अगर एक हो जाती है, अगर वो अपनी जो पहचान है उस पहचान को अगर वो किनारे रख देते हैं, दरकिनार कर देते हैं, तब उनके अंदर एक राष्ट्र की भावना बलवती होती है। राष्ट्र के लिए एकता का कॉन्सेप्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो ये राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी भी देश की सीमा के अंदर रहने वाले विभिन्न पहचान वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर एकता की भावना विकसित करती है। अगर ये भावना किसी भी देश के अंदर रहने वाले लोगों के बीच आ जाती है तो वह अपना निजी हित को भूल जाता है और उसके लिए राष्ट्र का हित सर्वोपरि हो जाता है। वो सारी चीज़ों में एक हो जाता है, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो। तो राष्ट्रवाद क्या है? एक विचारधारा है, एक भाव है, एक मानसिकता है, एक सोच है, एक मुहिम है जो क्या करता है? एक देश के अंदर रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना को विकसित करता है या बढ़ावा देता है। अब ये राष्ट्रवाद भारत में कैसे पनपा है, यही हमको देखना है। इसकी बात से जो ये सवाल आता रहा है, इससे ये स्पष्ट होता है कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो राष्ट्र, देखिए हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं या हमारी जो पौराणिक माइथोलॉजी है, जिसे हमको वेदों में भी आता है कि हमको अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम रहा है, हम जिस जगह पे रहते हैं उसको हम एक अपना देश के तौर पर मानते हैं, उससे हमारा प्रेम रहा है। ये एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ऑलरेडी रहा है। एक इंडियन जो
माइथोलॉजी है उसके हिसाब से। लेकिन जो राष्ट्र की अवधारणा है, आधुनिक अवधारणा है, यह विशुद्ध रूप से एक आधुनिक अवधारणा है जो कि 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में फलीभूत हुई। और स्पेन, पुर्तगाल जैसे देश ये प्रारंभिक राज्य थे जो राष्ट्र के रूप में पनपे। उसके बाद पूरा यूरोप इसमें पनपा। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति ने इसको बहुत ही ताकत प्रदान किया। इस विचारधारा के आधार पर इटली जर्मनी का एकीकरण हुआ। बहुत सारे देश राष्ट्र की भावना से बलवती हुए, मजबूत हुए और उन्होंने अपने देश को मजबूत किया। जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाप्त किया। ये चीजें वहां पर हुई थी। भारत में क्यों हुई हैं, यही हमको यहां पर देखना है। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको पहले क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं कि क्या कारण थे भारत में जो ये चीजें आई, भारत में जो ये राष्ट्रवाद का भावना पनपा, इसका क्या कारण था, इनको हम लोगों को देखना है। जैसा कि कॉन्सेप्ट से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब है कि भारत ऐसा नहीं था, भारत राष्ट्र नहीं था। तो जब हम अब देखते हैं तो अंग्रेजों के आने के पहले, भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना होने के पहले, सच्चाई बात है कि हम इस रूप में नहीं थे। हालांकि हमारे देश में भी अशोक और अकबर जैसे, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे बहुत सारे ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए जिन्होंने भारत की सीमा का विस्तार इससे भी ज़्यादा किया। अंग्रेजों से भी बड़ी सत्ता चंद्रगुप्त मौर्य की थी, ठीक है। बट इस रूप में जिसको हम आज मानते हैं कि यह हमारा एक देश है, हमारा एक राष्ट्र है, इस रूप में हम नहीं थे। जब अंग्रेज आए थे तो यहाँ पर मुगल थे, हमारे देश में मराठे भी थे, यहाँ मैसूर भी थे, हैदराबाद भी था, अवध भी था, बंगाल भी था, यहाँ पर पंजाबी भी थे, सिंध में भी थे, राजस्थान का पूरा क्षेत्र, बहुत सारे राजे महाराजाओं से हमारे यहाँ हजारों की संख्या में छोटी छोटी देशी रियासतें हुआ करती थी, जो कि समय समय पर अपनी सीमा हमेशा बदलते परिवर्तित होता रहता था। कोई ताकतवर राजा हो गया, उसने सबकी सीमा को कंट्रोल कर लिया, फिर वो कमज़ोर हुआ तो फिर वो हट गए, यानी एक निश्चित सीमा कभी भी नहीं रही थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये सारी सीमाएं खत्म होती चली गई, सभी को इन लोगों ने समाप्त कर दिया और भारत इस रूप में आ गया। इस समय का भारत की बात होगी तो आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी इस रूप में लेकर के चलना है। तो भारत का एक रूप अंग्रेजों के समय में मिला। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों की कहीं से भी सोच नहीं थी कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में बना देना है। उनका काम सिर्फ एक एकीकृत, ध्यान रखेंगे, एकीकृत उपनिवेश बनाना था। भारत में अंग्रेज एक ऐसा उपनिवेश, एक ऐसी कॉलोनी बनाना चाहते थे जहां पर उनको शासन करना और अपने औपनिवेशिक हितों के हिसाब से काम करना, उनको अपने औपनिवेशिक हितों को साधना आसान हो सके, उसके हिसाब से उन्होंने भारत को बनाने का प्रयास हमेशा किया। इसके लिए उन्होंने राजा महाराजा जितने थे उन सबको खत्म कर दिया। इन सामंती प्रवृत्ति के जो राजा थे उन सबों के खत्म हो जाने के बाद बाय डिफॉल्ट, देखिए, इनकी सोच नहीं थी कि भारत में ऐसी चीज़ें हो जाएं, लेकिन हो गई। वो क्या हुई कि भारत के जो लोग थे उनके अंदर एक भावना आ गई। पहले जो अवध का लोग था, जो अपने अवध के नवाब को मानते थे और जो हैदराबाद के निजाम को मानते थे, जो दिल्ली के बादशाह को मानते थे, जो मराठा के पेशवा के मानते थे, ये सारे जगहों पे रहने वाले लोग सिर्फ एक शासन के अधीन आ गए। उनके कारण क्या हुआ, उनके अंदर एकता आ गई। राष्ट्र क्या हमसे अपेक्षा करता है, एकता की बात करता है। तो इन सब के अंदर क्या हो गया कि अब सब के सब एक ही शासन के अधीन आ गया। तो सबके हित अहित, लाभ हानि सबके एक जैसे हो गए। इसलिए क्या हो गया कि उनके अंदर एकता की भावना पनप गई। क्लियर है? अब अंग्रेजों ने जो ये एकीकृत उपनिवेश बनाया तो इसके कारण क्या किया, क्या हो गया, भारत का राजनीतिक, भारत का आर्थिक, भारत का प्रशासनिक, भारत का
भौगोलिक, इन चारों आधार पर, अन्य आधारों पर भी, हालांकि उसने सांस्कृतिक पर भी प्रयास किया लेकिन उसमें सफल नहीं हुए, इन सब रूप से उन्होंने क्या किया, भारत को एक कर दिया। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि भारतीयों में एक एकता की भावना पनप गई। ठीक है, ये जो भावना एकता वाली आई, उसने निश्चित तौर पर भारत में राष्ट्रवाद को के उदय में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया। इसमें आपको ऐड कर देना है कि इन जो राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, भौगोलिक एकता उनके द्वारा स्थापित हुई, हालांकि ये एकता किसके लिए थी, अपने एकीकृत उपनिवेश की स्थापना के उद्देश्य से थी। इसके लिए उन्होंने रेल की स्थापना की, डाक तार की स्थापना कर डाली, है ना, और जो यातायात के साधन हैं उन सबों की स्थापना की। भारत में रेल की स्थापना करने के उद्देश्य अंग्रेजों का कहीं से भी भारतीयों का विकास नहीं था। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ औपनिवेशिक था कि वो आसानी से कच्चा माल अपने पत्तन तक पहुंचा सकें और जो बाजार है वहां तक अपना उत्पादित माल पहुंचा सके। आपको पता है कि भारत में पहली जो रेल चलाई गई, आप ट्रायल वाला है तो मुंबई से थाने है, लेकिन दूसरा जो रेल चलाया गया जिसको कहते हैं तो रानीगंज से हावड़ा चलाया गया। रानीगंज के कोयला खदान से कोयला निकाला गया और हावड़ा में आकर के हुगली नदी पर निकाल करके वो सारा का सारा जहाज में भर करके कोयला लेकर के इंग्लैंड चले गए। इनका उद्देश्य, कहने का तात्पर्य है कि इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ, जो भी उन्होंने किया उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने उपनिवेश की भलाई के लिए था। लेकिन इस रेल का फायदा भारतीयों ने भी उठा डाला। इस रेल की जब स्थापना हुई, जब इन्होंने अपने बाजार, अपने प्रशासन, अपनी सेना को हर जगह फैलाने के लिए रेलवे की स्थापना की, तो भारतीय भी जब रेलगाड़ी की स्थापना हुई तो भारतीयों के लिए भी आसान हो गया। अब जो बिहार का नेता है वो आसानी से बम्बई चला जा रहा है, बम्बई का जो नेता है आसानी से कलकत्ता चला जा रहा है, कलकत्ता का जो नेता है आसानी से दिल्ली चला जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, एक करने वाली चीज़ें आई, ये अंग्रेजों के द्वारा लाई गई, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे देश में राष्ट्रवाद के उदय का कारण साबित हुई। ठीक है, अब दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा कारण है अंग्रेजी शिक्षा। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में एक बहुत बड़ा कारण अंग्रेजी शिक्षा का योगदान माना जाता है। फिर से यहाँ पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना के पीछे अंग्रेजों का कहीं से भी उद्देश्य नहीं था कि हमको भारतीयों में राष्ट्रवाद जैसी चीज़ पनपानी है या और सारी जो आधुनिक विचारधारा है वो सब पनपानी है। उनका उद्देश्य औपनिवेशिक ही था, उनका उद्देश्य सांस्कृतिक ही था, उनका उद्देश्य आर्थिक ही था, उनका उद्देश्य प्रशासनिक ही था। वो अंग्रेजी शिक्षा भारत में सिर्फ इसलिए लाए थे ताकि अंग्रेजी शिक्षा अगर भारतीय पढ़ेंगे तो वो हमारे कल्चर को आसानी से समझ पाएंगे। अंग्रेजी शिक्षा अगर पढ़े हुए भारतीय रहेंगे तो हमको जो निम्न वर्ग के जो नौकरी करने वाले जो क्लर्कों की ज़रूरत है, जो हमको कर्मचारियों की ज़रूरत है, जिनको हमको इंग्लैंड से लाना पड़ता है, हमको यहीं पर मिल जाएंगे। तो प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उन्होंने शिक्षा की स्थापना की। इन सारे उद्देश्यों से, अपनी सांस्कृतिक उद्देश्य भी थे, वो अपने ईसाइयत को फैलाना चाहते थे, अपनी जो वेस्टर्न कल्चर है उसको फैलाना चाहते थे। अंग्रेजी शिक्षा के पीछे बहुत सारे उद्देश्य रहे हैं अंग्रेजों के, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट फिर से यहाँ पर क्या हो गया कि इसका उल्टा हो गया। क्या कि जिन भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की, ठीक है, तो जिनके कारण पूरी दुनिया में जो आधुनिक सोच आई थी, पुनर्जागरण जैसी चीज़ आई, तो भारतीयों ने भी पुनर्जागरण को समझना शुरू किया कि धर्म को एक तर्क की कसौटी पर कसना शुरू कर दिया। उनकी जो कमियां थीं, उनको यहाँ पर जो समस्याएं थीं, उन सबों को समाप्त करना शुरू कर दिया। आप देखें राजा राम मोहन राय को, ये अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित होने वाली पहली पीढ़ी के लोग हैं। राजा राम मोहन राय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, है ना, ये सारे लोग क्या है, ये पहली पीढ़ी के लोग हैं जिन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की। और ये ग्रहण करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने जब पाश्चात्य शिक्षा, जब उन्होंने पुनर्जागरण देखा तो उन्होंने क्या किया, भारत में भी पुनर्जागरण करने का प्रयास किया। इसका लाभ हुआ,
उन्होंने वहाँ पर शेक्सपियर को पढ़ा, वहाँ पर उन्होंने जो महत्वपूर्ण राजनीतिक जो थिंकर थे, लोकतांत्रिक थिंकर थे, उनको पढ़ा। उन्होंने प्लूटो को पढ़ा, अरिस्टोटल को पढ़ा, उन्होंने मैकियावेली को पढ़ा, उन्होंने हॉब्स, लॉक, रूसो को पढ़ा, है ना, उन्होंने ग्रीन को पढ़ा। तो ये जो विचारधारा, आधुनिक विचारधारा थी, उदारवादी विचारधारा थी, इन सारी विचारधाराओं के से जो भारत अछूता था, उन विचारधाराओं का भी प्रसार भारतीयों में हुआ। जब वो लोकतंत्र पढ़ने लगे, जब देखे कि इंग्लैंड में लोकतंत्र है, दुनिया में बहुत सारे जगहों पर लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, भारत में वही इंग्लैंड लोकतंत्र की स्थापना नहीं करके रखा हुआ है, तो उन्होंने भारत में लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास करना शुरू कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित जो व्यक्ति थे, उन लोगों ने भारतीयों में अपने, तो वो शिक्षित हुए। महात्मा गांधी को ले लीजिए, मान लेते हैं महात्मा गांधी क्या थे, भारत में थोड़ा बहुत पढ़े, उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, वहाँ बैरिस्ट्री पढ़ कर गए, उन्होंने डेमोक्रेसी को बहुत ही नज़दीक से फील किया। आप अंबेडकर को देखिए, उन्होंने भारत में जिस तरह से जो परिस्थितियाँ थीं, यहाँ पर बहुत सारे उनको जातिगत और सारी समस्याओं को झेलना पड़ा, और जब कैम्ब्रिज से पढ़ करके आए तो वहाँ पर उनको कोई इस तरह की चीज़ें सामना नहीं करनी पड़ी, तो उससे वो प्रभावित हुए और उन लोगों ने चाहा कि भारत में भी हमको ये चीज़ें स्थापित होनी चाहिए। उनकी स्थापना का उन लोगों ने प्रयास किया। तो पीछे कारण क्या हुआ? भारत में जो इन सब चीज़ें आ रही हैं, इनके पीछे कारण क्या हुआ? यही कारण हुआ, अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है। अगला अगर कारण देखें तो हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इनको हम अगला कारण मान सकते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का बड़ा रोल है। देखिए, अंग्रेजों ने अपनी जो शिक्षा थी, अपनी जो विचारधारा थी, अपना जो विकास था, उसके आधार पर उन्होंने भारतीयों के मन मस्तिष्क में ये बात बैठा दी थी विभिन्न माध्यमों से कि भारत का जो समाज है, भारत का जो धर्म है, भारत की जो व्यवस्था है, वो बहुत ही पिछड़ी है। भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, भारत में सब चीज़ पिछड़ी हुई हैं, एकदम मानसिक रूप से भी गुलाम बना चुके थे। लेकिन भारत के जो शिक्षित जो लोग हुए, हाँ, जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण की थी और जिन्होंने भारत की जो पौराणिक शिक्षाएं हैं, जो सनातन शिक्षाएं थी, उनको जब उन्होंने ग्रहण किया, जैसे दो गुट, इसमें दो वर्ग हम इसको कह सकते हैं। एक वर्ग ऐसा था जो अंग्रेजों या पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित था, जिसमें कि आप राजा राम मोहन राय को ले सकते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ले सकते हैं। ये लोग क्या थे? जो पश्चिम के देशों में, यूरोप में जो चीज़ें हो रही थी, उदारवाद आ रहा था, पूंजीवाद आ रहा था, वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी, वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी चीज़ें आ रही थी। इन सब चीज़ों को भारत में कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए उन्होंने समाज में जो कमियां थीं, धर्म में जो कमियां थीं, तर्क से सोचने की जो चीज़ें थी, उन सब चीज़ों को लाने का उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया। इसके अलावा जो दूसरा वर्ग पनपा, उसके हम पुरोधा कह सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती को और विवेकानंद के। ये कौन लोग थे? ये देखिए, ये वो लोग हैं जिनकी आस्था पाश्चात्य जो उपलब्धि थी, उससे ज़्यादा भारतीय उपलब्धि में थी। इनका मानना था कि भारत जो समाज है, भारत का जो धर्म है, वो प्राचीन काल से गड़बड़ नहीं रहा है, उनकी सारी व्यवस्थाएं अच्छी रही हैं। तो हम अगर अपने अतीत की तरफ लौटें, अगर हम उन व्यवस्थाओं को फिर से स्थापित करने का प्रयास करें, तो हम क्या हो जाएगा कि भारतीयों में भी एक आत्मगौरव का भाव आएगा। उन्होंने अतीत के स्वर्णिम इतिहास को उजागर करने का प्रयास किया। आप देखिए, दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? वेदों की ओर लौटो, है ना। वो कहते हैं कि भारत में खुद हर चीज था, उन सब की स्थापना हो सकती है। कैसे हो सकती है? भारत की ओर, वेदों की ओर लौटो। तो इस तरह से क्या हुआ कि सामाजिक धार्मिक सुधार किए गए, और इन सभी चीज़ों ने क्या किया? भारत के लोगों में, भारत के जो लोग थे, इन सारे लोगों में एक आत्मगौरव, आत्मसम्मान जैसी चीज़ पन पाई कि हम जिस जगह पर थे, हम भी गड़बड़ नहीं थे, हमको गड़बड़ कर दिया गया है, चीज़ें गड़बड़ हो चुकी हैं,
चीज़ें जो गलत हो गई हैं उनको सिर्फ सुधार कर लेना है, फिर हम भी सही हैं, हम अंग्रेजों को अच्छे से यहाँ से भगा सकते हैं। तो अगला है आपका प्रेस, साहित्य और संगठन की स्थापना। ठीक है, इसको समझ लीजिए। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में उसको बढ़ावा देने में प्रेस की बड़ी भूमिका रही। भारतीयों ने कई राष्ट्रवादी प्रेस, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इन सब चीज़ों का प्रकाशन करना शुरू किया। यहाँ पर ये जो पढ़े लिखे कुछ ही थे, हालांकि इनका प्रतिशत बहुत कम था, इकाई में संख्या थी इनकी, लेकिन जो पढ़े लिखे जो भी लोग पढ़ रहे थे उन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली। ये यूरोप में जो चीज़ें अच्छी हो रही थी उनको वो अपना लेख के माध्यम से, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने छाप छाप कर लोगों तक फैलाया। लोगों को पढ़ करके सुनाते थे, लोगों को जागरूक करते थे। तो ये प्रेस की बड़ी भूमिका थी। आप देखें, आपको सवाल भी कंपटीशन में आता है कि जगजीवन हरिजन किसने चलाया, अल हिलाल किसने प्रकाशन किया, है ना, हेराल्ड किसने किया, है ना, इस तरह के बहुत सारे, जो बंगाल गजट है उसका प्रकाशन किसने किया। ये तो कहने का मतलब है कि प्रेस की बड़ी भूमिका थी। इसी प्रकार से जो साहित्य है, बहुत सारे जो राष्ट्रवादी साहित्य की रचना हुई भारतीयों के द्वारा। उन्होंने भारतीयों के मन में एक भारत के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक प्रेम का भाव जगाने का प्रयास किया। और उसमें जैसे आप देखें, आप नील दर्पण की स्थापना हुई, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा लिखी, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन सब के माध्यम से भारतीयों के मन में क्या हुआ, एक भाव जगाने का प्रयास किया कि हमारा भारत में कितनी समस्याएं हैं, और ये समस्याएं किन की वजह से हैं, इनकी वजह से, ये जो अंग्रेज़ यहाँ पर आए हुए हैं, ये इन लोगों ने ये व्यवस्थाएं जो की हुई हैं, इनकी वजह से ये समस्याएं हैं। और अपने यहाँ ये अपना बढ़िया व्यवस्था क्यों है, हमारे यहाँ भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, जब राष्ट्रवाद के उदय का चैप्टर है, जब हम आप आगे देखेंगे, तो कहीं से भी भारतीयों के द्वारा भारत से अंग्रेज़ों को भगा देने का शुरुआत से प्रयास नहीं था। ठीक है, एक वैचारिक तौर पर भारतीयों को भारत से भगा देना है, ऐसा कोई सोच, मानसिकता नहीं थी। इनका यही था कि जिस तरह से भारत में बहुत सारे लोग शासन करने आते रहे थे, ये भी शासन कर रहे हैं। बस यही है कि जिस तरह की आधुनिक चीज़ें यूरोप में हो रही हैं, वो हमारे यहाँ भी हों। लोकतंत्र की स्थापना हो, हमको भी स्वतंत्रता हो, हमको भी समानता मिले, हमको भी जो धर्मनिरपेक्षता है, उदारवाद है, पूंजीवाद है, इन सब चीज़ों की मांग हमेशा करते रहते। इसके लिए प्रेस, साहित्य और संगठन, आप जान रहे हैं कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इस तरह की जो संगठन है, मिशनरीज है, जो काम अंग्रेज अपने धर्म और अपनी उद्देश्यों के विस्तार के लिए करते थे, उसी तरह का प्रयास भारतीयों ने भी किया। यहाँ से भी आपको पूरा का पूरा सवाल आता है कि कौन से संगठन के संस्थापक कौन थे, इनका उद्देश्य क्या था। तो ये सारे, इन सब के कारण भी भारत में राष्ट्रवाद की जो उदय है उसमें इनकी भूमिका रही थी। ठीक है, इसके बाद आप ले सकते हैं कि जो कुछ प्रतिक्रियावादी नीतियां थी, अंग्रेजों की कुछ प्रतिक्रियावादी नीतियां थी, विशेष रूप से लॉर्ड लिटन का नाम आप ले सकते हैं, जिसने भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी उसको दबाने के लिए उसने लगातार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, आर्म्स एक्ट लाया, तरह तरह के जो उसने भारतीयों को दबाने का प्रयास किया। जो ये प्रतिक्रिया कर रहे थे, उस प्रतिक्रिया का विरोध ज़्यादा होना शुरू हो गया, लोगों में उकसाने का काम ये काम किया। तो ये प्रतिक्रियावादी नीतियाँ जो थी, इनका भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव भारत में इसके राष्ट्रवाद की उसी प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है, और इसमें आप इल्बर्ट बिल विवाद को भी आप ले सकते हैं। देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद जो है, ये इसने भारतीयों के सामने भारतीयों की आंखें खोल दी कि तरीका ये है, इस तरह से करना चाहिए तो हमको भी ये चीज़ें मिल सकती हैं। क्या था इल्बर्ट बिल विवाद?
देखिए, इल्बर्ट बिल आया था जिसमें ये प्रावधान था कि अब इल्बर्ट बिल आने के पहले भारत में अंग्रेजों से संबंधित अगर कोई केस अंग्रेजों का होता था, अंग्रेज यानी कि अभियुक्त होते थे, उन पर अगर कोई किसी तरह का आरोप होता था तो अंग्रेजों का कोई भी केस भारतीय नहीं देखता था, उसका केस अंग्रेज देखते थे, और भारतीयों का केस भारतीय और अंग्रेज दोनों देखते थे। ठीक है, लेकिन इल्बर्ट बिल में क्या हुआ, ये व्यवस्था हुई कि भारतीय और अंग्रेज दोनों के केसों को भारतीय भी देख सकते हैं, यानी कि अंग्रेजों का केस भी अब भारतीय देख सकते हैं। जैसे ही ये व्यवस्था आई, इसका भरपूर विरोध अंग्रेजों के द्वारा हुआ, एकजुट होकर के अंग्रेजों ने इसको जबरदस्त रूप से विरोध किया। लॉर्ड रिपन के समय में ये आया था, और इसमें इसका विरोध अंग्रेजों ने इतना संगठित रूप से और व्यापक रूप से किया कि अंततः इस कारण से लॉर्ड रिपन को अपने पद से त्यागपत्र भी देना पड़ गया, और ये जो बिल था ये बिल भी वापस लेना पड़ गया। तो इससे भारतीयों के दिमाग में भी ये बात आई कि अगर हम संगठित रूप से, अगर हम संगठित हों और संगठित रूप से हम अपनी बात को अगर रखते हों, हम अपनी बात मांग करें, तो हमको भी कुछ मिल सकता है। देखिए, यही पीरियड है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, यही पीरियड है जब विभिन्न संगठनों की स्थापना होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीयों ने ये बात देखा कि हम लोकतांत्रिक ढंग से किस प्रकार से चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, तरीका क्या हो सकता है। अंग्रेजों ने ये चीज़ दिखा दिया, इल्बर्ट बिल विवाद ने हमको ये चीज़ें दिखा दी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको, ये जो कॉन्सेप्ट है राष्ट्रवाद के उदय का कारण, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। यहाँ से आपको जो फैक्चुअल सवाल है वो कम आते हैं, लेकिन जो एकेडमिक सेक्शन के बच्चे हैं उनको ये बहुत ही काम आएगा। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर सिविल सर्विसेज मेंस जिसमें आपको लिखना है इस कॉन्सेप्ट को, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, बस आप इन फैक्ट्स को, जो आप ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप तैयार कर लें। इससे आपको दे दिया जा सकता है। इस तरह के सवाल भी आए हैं कि निम्न में भारत में, अगर सवाल पूछ देता है कि निम्न में भारत में कौन सा कारण है जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय में अपनी भूमिका नहीं निभाता, या भारत में राष्ट्रवाद के उदय में निम्न में से किसका योगदान नहीं है, किसका योगदान है। इस तरह का अगर कुछ भी पूछता है तो आप बहुत ही आसानी से अब इसका जवाब देने में अपने आप को आप सक्षम महसूस करेंगे। हम ऐसी उम्मीद आपसे करते हैं। क्या होगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं। अब ये सीरीज़ आपकी चलती रहेगी, इसको मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। और पूरा का पूरा जो 1857 से 1947 का पूरा कालखंड बहुत ही विस्तार से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप निश्चित रूप से आप जुड़े रहेंगे और लोगों को जोड़ते रहेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।